सारे कर लिए 17 20। चलो अपन पूछना स्टार्ट करते डाउट तुमसे ना। चलो फर्स्ट का आंसर क्या आ रहा है CCQ2 में? फर्स्ट का आंसर 3। यंग मॉडुलस इज द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, फर्स्ट का आंसर 3 हो गया। Same force is applied at the two ends of a rubber and steel of equal dimension. तो change in length in both will be equal। क्या अलग अलग? ज़्यादा किस में होगा? चेंज रबर में ज़्यादा होगा, स्टील में इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी, रिस्टोरिंग फोर्स ज़्यादा होगा, चेंज कम होगा, और जिसमें चेंज कम है वो ज़्यादा इलास्टिक है। तो चेंज इन लेंथ of rubber will be more as compared to the as its young modulus is less। थर्ड, देखो सेकंड क्वेश्चन के बारे में कुछ सिखाता हूं तुम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 2, बैठने को। ज्यादा इलास्टिक कौन था, स्टील था कि रबर था? रीजन वो अपना कंसेप्ट था। अब इसको मैंने कहा था, याद करो, मैंने पहली क्लास में कहा था प्रूफ भी करेंगे इसको। तो देखो यहां पर सेकंड क्वेश्चन से प्रूफ करते हैं। y इज इक्वल टू FL अपॉन A डेल्टा L। तो डेल्टा L का फॉर्मूला FL अपॉन A इंटू Y। तो डेल्टा L ऑफ स्टील अपॉन डेल्टा L ऑफ रबर अगर मैं निकालता हूं, डेल्टा L ऑफ स्टील और डेल्टा L ऑफ रबर, F मान लो सेम लगाया, लंबाई भी सेम है, बातें नहीं करो, तुम जो टाइम पे आ जाया करो बेटा तुम लोग। देखो फोर्स लगाया मान लो हमने स्टील रॉड पर F, उसकी लंबाई थी L, ये स्टील रॉड है, और एक हमारे पास है सेम लेंथ की रबर की रॉड, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है, ये एरिया भी सेम है, लंबाई भी सेम है, दोनों की लंबाई भी सेम है, और दोनों पर हमने फोर्स भी सेम लगाया, दोनों पर सेम फोर्स लगाया। इसका यंग मॉडुलस YS है, इसका यंग मॉडुलस Y रबर है। तो देखो FL अपॉन A इंटू Y ऑफ स्टील अपॉन नीचे हो जाएगा FL अपॉन A इंटू Y ऑफ रबर, ये सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बचेगा Y ऑफ रबर अपॉन Y ऑफ स्टील। तो डेल्टा L स्टील अपॉन डेल्टा L रबर, ये आ गया मेरे पास Y ऑफ रबर अपॉन Y ऑफ स्टील। ये बात समझ में आ रही है? अब देखो यहां पर अगर सेम फोर्स लगाएंगे तो ज्यादा एक्सटेंशन किस में होगा, स्टील में या रबर में? किस में होगा? मतलब ये वाली वैल्यू ज्यादा होगी, ये वाली कम होगी ना, ये कम ये ज्यादा, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे भी यही होगा, ये वाली कम और ये वाली ज्यादा। तो आप ऐसा बोल सकते हो, on applying same force delta L of steel is less as compared to delta L of rubber, so Y of steel
इज ग्रेटर एज कंपेयर टू वाई ऑफ, इसका प्रूफ। अब पढ़ो सेकंड क्वेश्चन फिर से, उसका एक्सप्लेनेशन सेकंड क्वेश्चन का। डेल्टा एल कम हो गया, एक का ज्यादा हो गया, इसलिए एक ज्यादा इलास्टिक है और एक कम इलास्टिक है। अब थर्ड ऑप्शन तुम्हें समझ में आएगा, देखो ढंग से उसको, अपने को रटना नहीं है कुछ भी, सब समझना है कि चेंज इन लेंथ ज्यादा कम क्यों हुआ, वो यंग मॉडुलस के कारण हुआ, उनके इलास्टिसिटी के कारण हुआ। ठीक है, देख लो सेकंड क्वेश्चन कॉपी में। क्या होगा, डेल्टा एल एम जी एल अपॉन ए वाई। ठीक है, फोर्थ करो, जिन लोगों का आंसर नहीं आया करो क्वेश्चन नंबर 4 अभी करो। ठीक है, जिनका आ गया ठीक है, जिनका नहीं आया करो क्वेश्चन नंबर 4। तो बेटा तुम्हारी आज पहली क्लास है, तो तुम आज खाली बैठो, सबको देखो, टीचर को देखो, बोर्ड देखो, क्लासरूम देखो, जितना समझ में आ जाए 2-4% वो देख लो, नहीं तो नया चैप्टर जब स्टार्ट होगा परसों से, तो फिर उसमें कुछ समझ में आना स्टार्ट होगा, है ना। जिसमें जितना आ जाए समझ में वो कर लो। परसों से नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, हीट या फ्लूइड कुछ ना कुछ, तब आपको समझ में आएगा बेटा। या डायमेंशनल फार्मूला भी नहीं हुआ तुम लोगों का, न्यू बैच में हो गया यूनिट एंड डायमेंशन, तो वो स्टार्ट कर देंगे कोई एक चैप्टर। यूनिट डायमेंशन वहां पर हो गया, तुम्हारा नहीं हुआ तो अगली क्लास में अपन यूनिट एंड डायमेंशन स्टार्ट कर देंगे। चलिए फोर्थ, a block of mass 2 नहीं, in the above question rod is made of, तो डेल्टा एल इज इक्वल टू एम जी एल अपॉन एरिया 10⁻⁻⁶, क्योंकि 1 मिलीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, उसको मीटर में चेंज करोगे 10⁻⁻⁶ हो जाएगा, 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर और y 2 × 10⁻11। तो कितना आ रहा सॉल्व करने पर, यहां पर ये 10 तो 10⁻9 बचेगा, और ये बचेगा 10⁻3, तो 0.5 × 10⁻³ मतलब 0.5 मिलीमीटर, ये आंसर आ रहा था। ठीक है, 0.5 मिलीमीटर आंसर। ये तो कल कर लिया था अपन ने, इलोंगेशन इन द रॉड ड्यू टू इट्स ओन वेट, याद है, mgl/2ay आया था। एक नीचे वाला पार्ट लिया था अपन ने 0, और एक ऊपर वाला लिया था, फिर एवरेज निकाला था। तो फोर्थ का आंसर शायद देखो कॉपी में लिखा होगा, mgl/2ay आया था, याद आ रहा है, किया था ना क्वेश्चन वाला, कि नीचे वाले पे कोई फोर्स नहीं लगा 0,
फिर ऊपर पूरा mg और एवरेज ले लिया था उसका 0 प्लस mg बाई 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 भी कर लोगे एफ एल अपॉन ए वाई से, 7 कर लो, 7 कर लिया, 7 क्लास में हो गया, 8 भी हो गया था कल, देखो 8 वाला भी हो गया था। 9 करो, 9 से स्टार्ट करते, 9 करे सब बच्चे। नंबर 9 में चलो अपन बना देते हैं अपन फिगर। क्वेश्चन नंबर 9, हाँ यार इसके अंदर फिगर तो दिया, वन मेड अप ऑफ स्टील, अदर मेड अप ऑफ ब्रास। शोन इन फिगर लिखा हुआ है, इसके अंदर जो सही फिगर होगा अपन सोच लेते हैं क्या हो सकता है। तुम सब बच्चे एक काम करो ना, ऊपर वाला स्टील मान लो, नीचे वाला ब्रास मान लो, ऐसा कर लो। चलो ऊपर का स्टील मान लो, नीचे वाला ब्रास, ऐसे बना लो। ऊपर की वायर को स्टील मान लो, नीचे वाली वायर को ब्रास मान लो, फिर करो, सब लोगों का एक जैसा हो जाएगा फिर। क्या नहीं दिया, छोड़ो इसको, छोड़ दो, कर लोगे ना, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो। वो ये क्वेश्चन सेम टू सेम वही है जैसा 7th वाला है ना, वो 7 जैसा क्वेश्चन है, कर लोगे, छोड़ो इसको भी, फिर बाद में बना देंगे, क्योंकि इनमें से कोई आंसर मैच नहीं करेगा और मैं बनाऊंगा फिर तो अपने मन से कोई डाटा दूंगा, इसमें कुछ आंसर अलग दिए हुए हैं। कल अपन ने क्वेश्चन करा भी था शायद ऐसा, डेल्टा एल, कर दूँ क्वेश्चन, दूँ ऐसा करने के लिए, करोगे क्या, दे दूँ, चलो ठीक है दे देते, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, तुम्हें मज़ा आता है क्वेश्चन करने में ना, देख तो लिया मैंने, तुम लोग न्यूमेरिकल करने में ज़्यादा मज़ा आता है। y1, छोड़ो, क्योंकि अगर मैं डाटा दूंगा फिर वो काट पीट करने में दिक्कत होगी, रहने दो, 10th करो, 10th करो भी मत करो, कुछ भी डाटा कर देंगे कैलकुलेशन में। हाँ 10 का 1 आ रहा है, देखते, स्ट्रेचेस बाई सेम अमाउंट, मतलब डेल्टा एल सेम है, देख लेते हैं 10th। कुछ बच्चे तो ओरल कर रहे हैं। y स्ट्रेचेस बाई सेम अमाउंट, तो आपको ये दिया गया क्वेश्चन में डेल्टा एल ऑफ स्टील इज इक्वल टू डेल्टा एल ऑफ कॉपर। तो डेल्टा एल ऑफ स्टील
तो लोड दोनों पे सेम है, मतलब एफ सेम है। लंबाई स्टील वायर की कितनी है 1 और इसे कितनी है 1.2 अपॉन एरिया दोनों का सेम है क्या, नहीं 3 है इसका और इसका 9 है, 10⁻⁵ कैंसिल हो जाएगा, लिख नहीं रहा। और यंग मॉडुलस का रेशियो हमें निकालना है वाई ऑफ स्टील और ये हो जाएगा वाई ऑफ कॉपर। खत्म हो गया क्वेश्चन। समझ में आ गया, डेल्टा एल दोनों का सेम दिया हुआ था, वैल्यू पुट कर दी तो आंसर हो जाएगा वाई ऑफ स्टील अपॉन वाई ऑफ कॉपर इज इक्वल टू 9 अपॉन 3 इंटू 1.2, 3 3 9, 3 अपॉन 1.2 तो 3 अपॉन 12 इंटू 10 दिख रहा है। अब ऐसा बोल सकते हो यहाँ पर 30/12, 10/6, 5/3 आंसर 5/2, चलो 5/2 ठीक है। चलो लिखो 11th करो, 11 करो। आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, थोड़ा बहुत बचेगा, आधा घंटा इसके एप्लीकेशन कल अपन नए चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, इलास्टिसिटी खत्म हो जाएगा तुम्हारा। तो आज तुमको हो सकता है डीएमटीएस मिल जाए पूरा कंबाइंड, जितना अपने पढ़ा 2-3 क्लास में उसका पूरा कंबाइंड 20-25 क्वेश्चन का ऑनलाइन डीएमटीएस। हाँ हो जाएगा, आज हो जाएगा ना, उम्मीद तो है कि हो जाएगा, बहुत टाइम है अभी तो। वैसे कई बैच में होता है वो होता भी नहीं, लेकिन इस बैच में मैंने देखा है बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, इसलिए मुझे स्पीड मेंटेन करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही, आराम से मैं कराते हुए जा रहा हूँ, तुम्हारा जल्दी जल्दी होते जा रहा है, फटाफट फटाफट सॉल्व कर लेते बच्चे इस क्लास के। 1:4 देखो इतने फटाफट करके बैठ गए बच्चे ये क्वेश्चन। 11 स्ट्रेस, तो फोर्स अपॉन एरिया F1 अपॉन A1 अपॉन F2 अपॉन A2, तो F1 अपॉन A1 इंटू A2 अपॉन F2। F1 F और रेडियस पाई आर स्क्वायर, A2 पाई इंटू 4r स्क्वायर अपॉन F, 4:1 ठीक है। डेल्टा एल देखो, डेल्टा एल हो जाएगा, ओ हेलो बातें नहीं स्टार्ट हो जाए तुमने, डेल्टा एल एफ एल अपॉन ए वाई, तो F1 अपॉन A1 ये पहले वाले का ऐसा कर लो, F1 अपॉन F2, L1 अपॉन L2, A2 अपॉन A1 और Y2 अपॉन Y1, मटेरियल सेम है तो Y तो कैंसिल हो जाएगा ठीक है, और लेंथ अलग अलग है, अब कर लो सॉल्व, आंसर आ जाएगा। देखा मटेरियल सेम है, तो कल सिखाया था इलास्टिसिटी इंटरमोलिकुलर फोर्स की प्रॉपर्टी होती है, मतलब मटेरियल सेम है तो फिर यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी सेम रहेगा। याद आ गया, इंटरमोलिकुलर फोर्स, टेम्परेचर, इम्प्योरिटी और मटेरियल फोर्स सेम है तो फोर्स भी कट जाएगा। L1 कितना दिया बेटा L, और L2 दिया है L/2 इंटू A2 हो जाएगा 4 और A1 हो जाएगा 1, तो 8:1 आंसर आना चाहिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 नहीं 12,
12-13 करना है, 14 से मैं स्टार्ट करूंगा पढ़ाना। 14 में 11 क्वेश्चन है और 14, 15, 16 सब आगे में सिखाने पड़ेंगे। अब 14 और 15 के कंसेप्ट सीखेंगे, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ट्वेल्व करो। हाँ 0.3 देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 12। देखो इसमें मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दिया हुआ है। तो बेटा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का फॉर्मूला याद है किसी को? क्या लिखूं? शाबाश, शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन। शेयरिंग स्ट्रेस, शेयरिंग स्ट्रेन, वेरी गुड। शेयरिंग स्ट्रेस तो फोर्स अपॉन एरिया 5 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर -4 देखो अपॉन स्ट्रेन। ये समझ में आ रहा है कैसे लिखा मैंने? पैरेलल एरिया, क्योंकि क्यूब है तो सब जगह साइड बराबर ही होंगी, है ना। इसको डिटेल में सिखाने की आवश्यकता है क्या? अभी डायग्राम बना के समझ में आ रहा है क्या किया मैंने? और यहां पर इसकी वैल्यू हमको दी हुई है। अच्छा तो सॉल्व करो इसको, तो ये हो जाएगा 5 3 15 5 6 0, और फिर काटोगे तो 5 7 35 72, तो 72 इंटू 10 टू द पावर 4 अपॉन स्ट्रेन ऐसा आ जाएगा। और वो हमको दिया है क्वेश्चन में 2.4 इंटू 10 टू द पावर 6 इज इक्वल टू 72 इंटू 10 टू द पावर 4 अपॉन स्ट्रेन। शेयरिंग स्ट्रेन है ये, तो 10 टू द पावर 2, और यहां से इसमें से एक 24 हो जाएगा ना, बोलो बेटा? यस सर। और 24 3 जा 72 होता है, एक 10 बचेगा, स्ट्रेन ऊपर ले जाओ 3 अपॉन 10 हो जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा? 0.3। स्ट्रेन की वैल्यू आ गई 0.3। अदला बदली करी और सॉल्व करा तो 0.3 कितने बच्चों का ऐसा आंसर आया था? सही है। एक बार और डायग्राम वाला क्या? डायग्राम बना के समझा दीजिए। ये लो डायग्राम बना देता हूं। ट्राईग्राम मतलब कितने ग्राम? 3। मोनोग्राम और डाईग्राम, डायाग्राम ऐसे बोलो। देखो यहां पर ये बेटा ऐसे डिस्प्लेस हुआ, तो ये फोर्स लगा था मेरे पास 1800, वो देखो, और एरिया ये वाला 5 इंटू 5। अब आ गया समझ में? वो देखो यहां पर ये समझ में आ रहा है, फोर्स अपॉन एरिया और स्ट्रेन हमें निकालना है, और ये हमको दिया हुआ था। तो यहाँ पर 24, इस 10 में से एक यहाँ ले जाओ 24 हो जाएगा। पूरा कैलकुलेट करूँ क्या इसको? मैं सॉल्व करना है पूरा, और एक 10 बचेगा, तो 24 3 या 72, और 10 नीचे ले आओगे, स्ट्रेन ऊपर ले जाओगे, तो 3 अपॉन 10 मतलब हो जाएगा 0.3। अब ये भी मैं मालूम है, शेयरिंग स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एल, याद है बेटा? तो शेयरिंग स्ट्रेन आ चुका है, डेल्टा एक्स हमें निकालना है, और लंबाई दी है 5 इंटू 10 टू द पावर -2, तो 0.3 इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन 5 इंटू 10 टू द पावर -2 कर लेना, आपको मालूम पड़ जाएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ अपर सरफेस कितना हुआ होगा। ठीक है।
13 का आंसर क्या आ रहा है? रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस इज कंप्रेसिबिलिटी। ये ट्रू है कि फॉल्स है? 13 देखो, 13 ये कर लो पहले, फिर 13 करो। थर्टीन का फर्स्ट ऑप्शन बताइए सब बच्चे। ट्रू। कुछ बच्चों ने भी स्टार्ट ही नहीं किया। 13 में लिखा फर्स्ट ऑप्शन, रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस इज कंप्रेसिबिलिटी। यस ट्रू है। सॉलिड की इलास्टिसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू लिक्विड देन गैसेस। बोलो, ये पढ़ा था ना, इलास्टिसिटी ऑफ सॉलिड ग्रेटर, क्योंकि कंप्रेसिबिलिटी गैस की ज़्यादा है तो उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाएगी बल्क मॉडुलस, और जिसकी कंप्रेसिबिलिटी कम है उसका बल्क मॉडुलस ज़्यादा हो जाएगा। रेसिप्रोकल होता है बल्क मॉडुलस और इलास्टिसिटी, ओ सॉरी कंप्रेसिबिलिटी। तो दूसरा भी ट्रू हो गया। तीसरा बोलो, ट्रू है, गैस ज़्यादा कंप्रेस हो सकती है इसलिए उनकी इलास्टिसिटी ज़्यादा है। तो सेकंड असर्शन थर्ड रीजन हो गया, ऐसा बोल सकते हो आप। असर्शन देने वाला क्वेश्चन हो गया। बल्क मॉडुलस इज डायमेंशनलेस, सेम एज स्ट्रेस। चलो अब 14 से अपन स्टार्ट करते हैं ना, ये कंसेप्ट अगला, ये नया टॉपिक है यहाँ पर इस चैप्टर का, अच्छे से समझना, ठीक है। ये क्वेश्चन खत्म हो गए सारे यहाँ तक के। चलो देखो, अब बच्चे बातें बंद कर दो। किसी को कुछ पूछना है अभी तक तो पूछ, जितना पढ़ा है उसमें कुछ पूछना है तो पूछ लो। जब पढ़ाऊंगा तब बातें नहीं करनी, तो फिर मैं क्लास से उठा के भेजूंगा। पीछे मुड़ना है, जो भी करना है एक बार में कर लो। मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया फिर नहीं। देखो यहां पर अभी हमने ग्राफ बनाया था स्ट्रेस स्ट्रेन का। यहां पर लिखा था मैंने स्ट्रेन, और यहां पर लिखा था स्ट्रेस, और मैंने कहा था विद इन द प्रोपोर्शनल लिमिट। विद इन द प्रोपोर्शनल लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, ऐसा लिखा था मैंने। ये खाली प्रोपोर्शनल लिमिट की बात थी, लेकिन पूरा ग्राफ आगे तक एक्सटेंड होता है। तो वो ग्राफ कैसे एक्सटेंड होता है, क्या होता है, वो पूरा ग्राफ का तो मैं सब स्ट्रक्चर सिखा रहा हूँ, है ना। पहले आप समझना हम पढ़ने क्या वाले हैं। हम पढ़ेंगे वही अभी स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ। यहां पर लिख रहा हूं मैं स्ट्रेन, और यहां लिख रहे हैं हम स्ट्रेस। ये देखो यहां पर पहले तुमको मैं एक वायर समझाता हूं, फिर ग्राफ बनाऊंगा। पहले वायर बता रहा हूं। एक वायर को लटका दिया मैंने ऐसे। क्या क्या इसमें फिनोमेना होता है, इसको खींचने पर, फोर्स लगाने पर, वो सब समझना। मैंने पहले इस पर फोर्स लगाया F मान लो, तो एक्सटेंशन इसमें हो गया मान लो 0.1 मीटर। इतना नहीं होता, वो 0.0001 माइक्रोमीटर नैनोमीटर जरा सा होता है बिल्कुल। मैंने कुछ फोर्स लगाया इतना। इस अगर ये समझ में आया तो ग्राफ अपने आप समझ में आ जाएगा, फिर अपने आप ड्रॉ कर सकते हो उसके बाद। तो ये पूरा फिनोमेना समझ लेना, पूरा यहां तक बनाऊंगा इसको मैं, खींचते खींचते यहां तक लेकर के आऊंगा अभी मैं। अब मैंने क्या किया, इस पॉइंट पर आकर के तो छोड़ दिया, फोर्स लगाया, फिर फोर्स रिमूव कर दिया इस पॉइंट पर आकर के, ये फोर्स हटा दिया ये पॉइंट पे। तो बॉडी अपना ओरिजिनल साइज और शेप रिगेन कर लेती है इलास्टिसिटी के फिनोमेना के कारण। ये मालूम है अपने को कि जब डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव किया तो इट विल रिगेन इट्स ओरिजिनल साइज और शेप ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी। हाथ नीचे रख के बैठ जाओ सब बच्चे, हाथ नीचे रख के बैठो। अब मैंने क्या किया, अब इस पर फोर्स, ये पहली स्टेप थी। सेकंड स्टेप, मैंने फोर्स लगा दिया अब इस पर 2F। तो मैंने देखा यार इसके अंदर एक्सटेंशन जो हुआ अब पहले की तुलना में डबल हो गया, और अब एक्सटेंशन हो गया इसके अंदर 0.2, ये एक्सटेंशन हो गया 0.2, ये बी पॉइंट पर 0.2। मैंने फोर्स डबल किया, F पर ये हुआ और 2F पर ये हो गया, ये पॉइंट हो गया बी। ये समझ में आ रहा है, दिख रहा है। फिर तुम चाहो तो जगह चेंज कर सकते हो, करना चाहो तो कर सकते हो बेटा। ये 0.2 मीटर हो गया अगर 2F हमने फोर्स लगाया। इतना समझ में आया। मैंने फिर छोड़ दिया इसको, तो फिर क्या होगा, वापस अपना ओरिजिनल साइज और शेप रिगेन कर लेगा, ठीक है। चलो अब मैंने क्या किया, फिर 3F फोर्स कर दिया। तो मैंने देखा अरे वाह मजा आ रहा था, ये तो 0.3 मीटर हो गया। और जैसे ही फोर्स छोड़ा
तो वापस अपना ओरिजिनल साइज और शेप इसने रिगेन कर लिया। ये बात समझ में आ रही है? तो यहाँ देखो जितने टाइम्स फोर्स बढ़ा उतने टाइम्स एक्सटेंशन भी बढ़ा, मतलब जितने टाइम्स स्ट्रेस बढ़ा वैसा ही स्ट्रेन भी बढ़ा। फोर्स डबल स्ट्रेन डबल, फोर्स ट्रिपल स्ट्रेन भी ट्रिपल। तो यहां पर स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन डेल्टा एल अपॉन एल, तो एरिया तो फिक्स रहता है, एल भी फिक्स रहता है, बचा डेल्टा एल और जो एफ, उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेस जितने टाइम्स हो रहा है उतने टाइम स्ट्रेन भी बढ़ रहा है। यहां तक समझ में आ रहा है सब लोगों को? और जब जब मैं इसको छोड़ रहा हूं ना, वापस ये पॉइंट पे मैंने क्या छोड़ दिया, तो वापस अपने इसने ओरिजिनल साइज और शेप रिगेन कर लिया। इतना मैंने देखा, फिर मैं चलो ठीक है बहुत मजा आ रहा है अब तो। मैंने अब क्या किया, इस पर फोर्स लगा दिया 4F, ये 4F, ये सी पॉइंट था। एक बोला मजा आ रही है, हाँ मजा आ रही है। अब मैंने फोर्स लगाया 4F और देखा अब एक्सटेंशन हो गया 4F लगाने पर 0.5 मीटर। अरे ज्यादा हो गया है, तो फोर्स तो मैंने 4 गुना किया बट एक्सटेंशन ज्यादा हो गया। तो अब यहां पर प्रोपोर्शनल लिमिट गायब हो गई, मतलब प्रोपोर्शनल नहीं है, बड़ा तो है बट जितने प्रोपोर्शन में फोर्स बढ़ा है उतने प्रोपोर्शन में एक्सटेंशन स्ट्रेन ज्यादा बढ़ गया। हमने फोर्स उतना ही बढ़ाया 4 गुना, लेकिन अब 4 गुना ना होकर के वो तो 5 गुना बढ़ गया स्ट्रेन। फिर मैंने छोड़ा, वापस अपना ओरिजिनल साइज और शेप रिगेन कर लिया उसने। यहां तक तो दोनों बराबर चल रहे थे, ये बात समझ में आ रही है? मैंने छोड़ दिया इसके बाद और वापस अपना ओरिजिनल साइज और शेप उसने रिगेन कर लिया। अच्छा, मैंने फिर क्या किया, इसको कर दिया 5F। तो ये एक्सटेंशन देखा मैंने, अरे 0.8 मीटर हो गया है। तो बताओ प्रोपोर्शनल है कि नहीं है? अब प्रोपोर्शनल नहीं है, लेकिन मैं छोड़ा, वापस अपना ओरिजिनल साइज और शेप अभी भी रिगेन कर रहा है बट प्रोपोर्शनल नहीं चल रहा है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया मान लो E। अब मैंने फोर्स कर दिया 6F और देखा मैंने ये एक्सटेंशन हो गया मान लो 0. कितना बोल लिख दे, 1.2 लिख दे, चलो 1.2 मीटर हो गया, 1.2 मीटर हो गया। बताओ प्रोपोर्शनल है कि नहीं है? मैंने अब छोड़ा और इसने वापस अपना ओरिजिनल साइज और शेप भी रिगेन नहीं करा, कुछ यहीं पे आके रह गया, वो यहीं पे आके लटक के रह गया, बस यहीं पर इतना रह गया। तो बताओ इलास्टिसिटी पूरी कंप्लीट हुई कि नहीं हुई? तो ये जो रीजन था, ये रीजन ये कहलाएगा इलास्टिक रीजन, और जो ये रीजन है ये इलास्टिक तो है ही है, प्रोपोर्शनल रीजन भी है। यहां पर प्रोपोर्शनल लिमिट चल रही है, बोलिए, और यहां पूरे रीजन में यहां पर प्रोपोर्शनल है बट यहां पर इलास्टिक रीजन तो है बट प्रोपोर्शनल नहीं है। बात समझ में आ रही सब लोगों को? उसके बाद अगर मैं आगे खींच रहा हूं तो ना तो प्रोपोर्शनल है ना ही इलास्टिक लिमिट है। जब तक अपना ओरिजिनल साइज और शेप रिगेन कर रहा था वो इलास्टिक रीजन था, उसमें बीच में जब जब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था तो प्रोपोर्शनल भी था। यहां पर प्रोपोर्शनल नहीं है लेकिन इलास्टिक लिमिट तो है। उसके बाद आप हल्का सा भी खींचा और छोड़ा तो वापस अपना ओरिजिनल साइज और शेप रिगेन नहीं करेगा, कुछ स्ट्रेन बचा रह जाएगा, कुछ डेल्टा एल बचा रह जाएगा। तो जिस पॉइंट के बाद ऐसा होता है उस पॉइंट को हम बोलते हैं यील्ड पॉइंट। इस पॉइंट का नाम मैंने क्या दे दिया यहां पर, कि अब आप फोर्स बढ़ा दो, जरा सा भी फोर्स बढ़ाओगे ना तो खिंच तो जाएगा, छोड़ोगे तो वापस आएगा बट अपना ओरिजिनल साइज और शेप रिगेन नहीं करेगा। दैट पॉइंट इज कॉल्ड यील्ड पॉइंट। मतलब इलास्टिक लिमिट के बाद वाला जो जस्ट बाद वाला जो पॉइंट होगा, या क्रिटिकल कंडीशन में जहां इलास्टिक लिमिट खत्म हुई वहीं से यील्ड पॉइंट स्टार्ट हो गया। जहां प्रोपोर्शनल लिमिट खत्म हुई वहां नहीं बोला मैंने, दोनों बातें अलग अलग है। एक है प्रोपोर्शनल लिमिट और एक कौन सी लिमिट है? इसका आपने क्या किया, 7F लगा दिया फोर्स। तो देखा यार ये वायर तो बहुत ज्यादा खिंच गई, 2.8 मीटर हो गई, इतनी ज्यादा बढ़ गई। तो एक स्थिति ऐसी आती है कि आप बहुत ज्यादा फोर्स भी नहीं लगाते, हल्का सा फोर्स भी बढ़ाते हो तो स्ट्रेन बहुत ज्यादा डेवलप हो जाता है। आप वायर को खींचे, वायर लटकी हुई है, आप फिर उसके बाद थोड़ा सा भी फोर्स बढ़ाओगे, 6 से 7 भी करोगे बट एक्सटेंशन बहुत ज्यादा हो गया। ऐसे करोगे तो ऐसी प्रोसेस बार बार होती रहेगी। फिर एक स्थिति ऐसी भी आ जाएगी, आप ये वाला फोर्स हटा लेना, मान लो 8F आपने किया और ये हो गया था मान लो 7.8 मीटर, ऐसा मान लो। अब आप ये 8F हटा भी दोगे ना तो भी वायर अपने ही वेट के कारण खिंचती जाएगी, आपका ये स्ट्रेस कम होता जाएगा। स्ट्रेस छोड़ दो, स्ट्रेस नहीं बढ़ाना अपने को, स्ट्रेस कम भी करते जाओगे
स्ट्रेस फिक्स भी रहने दोगे तो भी अपने ही वेट के कारण, अब छोड़ दोगे तो अपने ही, हमने कोई स्ट्रेस नहीं लगाया, अपने ही वेट के कारण उसमें एक्सटेंशन होते जाएगा और वायर बढ़ती जाएगी और एक स्थिति पर आकर लास्ट में वो टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। बताइए वायर समझ में आ गई पूरी? अब देखो इस वायर को वहां ग्राफ में बना रहा हूं मैं, समझना कैसे। ये पूरी वायर ग्राफ पे बनेगी। अब ये पॉइंट ओ, ये पॉइंट ए, और लिख रहा हूं ओ ए इज प्रोपोर्शनल लिमिट। तो उस समय जो स्ट्रेस और स्ट्रेन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, यस और नो बोलो। वाले ए पॉइंट बी पॉइंट भूल जाओ आप, मैं यहाँ ग्राफ के ओ ए देखो, मैंने यहाँ पर स्ट्रेस, एक लिमिट तक स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं ना, तो उसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। हाँ ये इलास्टिक रीजन तो है। इस पॉइंट के बाद अगर हम थोड़ा सा भी फोर्स लगाएंगे तो हल्का सा भी स्ट्रेस बढ़ा है, स्ट्रेन ज्यादा बढ़ जाता है। देखो स्ट्रेस कम बढ़ा, स्ट्रेन ज्यादा बढ़ गया, स्ट्रेन इतना सा बढ़ा है बट स्ट्रेन उसकी तुलना में ज्यादा बढ़ गया, दिख रहा है? वो एक स्थिति ऐसी आई थी। हाँ मैं छोड़ रहा हूं तो वापस अपना ओरिजिनल साइज और शेप रिगेन कर रहा है। ऐसा एक लिमिट तक होता है। उस पॉइंट का नाम मान लो बी मान लेते हैं, तो हम बोल देते हैं ओ बी जो है वो इलास्टिक रीजन है या इलास्टिक लिमिट है। इलास्टिक रीजन भी बोल सकते हैं उसको और इलास्टिक लिमिट भी बोल सकते हैं। इलास्टिक लिमिट कि वापस अपना ओरिजिनल साइज और शेप रिगेन करने की क्षमता रखता है। इसके बाद अगर आप छोड़ दोगे इसको, इसके बाद हमने छोड़ दिया अगर इसको, तो ये हल्का सा भी खींच के छोड़ोगे, थोड़ा सा भी स्ट्रेस बढ़ाया तो ये अपना ओरिजिनल साइज और शेप रिगेन नहीं करेगा, इसमें कुछ एक्सटेंशन बचा रह जाएगा। इसको हम बोल रहे हैं डेल्टा एल। तो जो ओ पी नाम दे देता हूं, ये जो ओ पी है इसको हम बोलते हैं परमानेंट सेट, कि अब आप छोड़ भी दोगे तो वापस अपना ओरिजिनल साइज और शेप रिगेन नहीं कर रहा, परमानेंट सेट। और जो इसमें बी पॉइंट है, ये पॉइंट बी जिसके बाद ऐसा होता है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं यील्ड पॉइंट। बताइए यहां तक ग्राफ समझ में आ चुका सब लोगों को? इसे जस्ट अगले पॉइंट पे हमने फोर्स छोड़ा था तो वापस अपना ओरिजिनल साइज और शेप, जीरो स्ट्रेन नहीं हुआ, कुछ ना कुछ स्ट्रेन बचा रह गया, तो उसको हमने क्या बोला यहाँ पर? परमानेंट सेट। और जिस पॉइंट के बाद ऐसा हुआ उसको बोला यील्ड पॉइंट। अब तुमने जरा सा भी स्ट्रेस बढ़ाया तो स्ट्रेन बहुत सारा बढ़ जाता है। स्ट्रेस थोड़ा सा बढ़ा रहे हो, स्ट्रेन बहुत सारा बढ़ रहा है। देखो स्ट्रेस जरा सा बढ़ा, स्ट्रेन बहुत सारा बढ़ा गया। वो था ना, जरा सा फोर्स हमने बढ़ाया था, एक ही बढ़ाया था बट एक्सटेंशन बहुत ज्यादा हो गया था। यहां तक ग्राफ समझ में आ गया? अब आप ये वाला स्ट्रेस कम भी कर दो, छोड़ दो, कम भी करते जाओगे, एक स्थिति के बाद ये वायर अपने ही वेट के कारण बढ़ती रहेगी और एक जगह पे आकर के ये ब्रेक हो जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं ब्रेकिंग पॉइंट, या इसी को हम बोलते हैं रप्चर पॉइंट। ब्रेकिंग पॉइंट या रप्चर पॉइंट। और जो हमने मैक्सिमम स्ट्रेस लगाया था वो 8F तक था, उसके बाद भले ये वायर बढ़ गई तो उससे ज्यादा स्ट्रेस तो लगाया नहीं, तो इसके करस्पॉन्डिंग यहां पर जो स्ट्रेस होता है इसको हम बोलते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस और अल्टीमेट स्ट्रेस। अल्टीमेट स्ट्रेस या इसको हम अल्टीमेट स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं। अभी मन में एक विचार आएगा, सर ब्रेक तो यहां पर हो रही है तो ब्रेकिंग स्ट्रेस आप इसको बोलना चाहिए, लेकिन ब्रेकिंग स्ट्रेस मैक्सिमम जो हमने लगाया था यहां तक लगाया था ना, हम तो 8F लगा चुके थे, उसका तो अपने ही वेट हमें और एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। हमको मैक्सिमम कितना लगाना पड़ा तोड़ने के लिए? कोई 6F थोड़ी लगाना पड़ा कि 6F पे टूट गई, वो तो बाद में 6F भी हमने कर दिया तो वो अपने वेट के कारण बढ़ती रही। तो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस है, ये वाला स्ट्रेस, इसको नहीं बोलेंगे ब्रेकिंग स्ट्रेस। जो हम मैक्सिमम लगा सकते थे जिसके बाद वायर अपने वेट के कारण बढ़ती गई और टूट गई, उस मैक्सिमम स्ट्रेस को हम क्या बोलते हैं? अल्टीमेट स्ट्रेस या अल्टीमेट ब्रेकिंग स्ट्रेस, या उसको अल्टीमेट स्ट्रेंथ भी कभी कभी बोला जाता है। ये पूरा ग्राफ होता है स्ट्रेस स्ट्रेन, जो हमने आधा पढ़ा था कल, उसका पूरा स्ट्रक्चर ये होता है। आया सबको समझ में? ये आप लिख लो इसको। कौन सा स्ट्रेन? कुछ नहीं होगा, ब्रेकिंग स्ट्रेन कुछ नहीं होगा, मतलब ब्रेकिंग पॉइंट होगा बस, स्ट्रेन कैसे आएगा? वो ब्रेकिंग स्ट्रेन है, तो समय चेंज इन लेंथ हो ही नहीं रही, टूट गया तो चेंज इन लेंथ खत्म। हाँ
अब छोड़ दोगे, जो मैक्सिमम झेल सकता है उतना तक बढ़ेगा, उसके बाद फिर अपने ही वेट के कारण बढ़ता रहता है, वेट बढ़ता रहेगा, टूट जाएगा, आखिरी में टूटेगा थोड़ी और बढ़ करके। मतलब 8F अगर बढ़ गया ना, 8F तक आ गया पूरा, अब 8F पे उसकी टूटने की प्रोबेबिलिटी जरा सा चल के भी बढ़ सकता है, उस समय भी टूट सकता है, डिपेंड करता है उसकी फिर प्रॉपर्टी कैसी है, मटेरियल प्लास्टिक है, इलास्टिक है। अच्छा एक चीज और देखो, ये जो रीजन है ना, ये वाला, ये रीजन, इस रीजन को हम बोलते हैं इलास्टिक रीजन, और जो ये रीजन है यहां तक का, इसको क्या बोलते हैं, प्लास्टिक, क्योंकि इसके बाद आपने छोड़ दिया तो वापस अपना साइज और शेप रिगेन नहीं करेगा। तो कौन ज्यादा इलास्टिक कौन प्लास्टिक, उस पर डिपेंड करेगा कितना आगे बढ़ सकता होता है। कुछ जल्दी टूट जाए, इस समय टूट जाए, कुछ बाद में टूटेगा, मटेरियल में स्लोप अलग अलग आएगा हर जगह। इसके बाद यहां तक कांस्टेंट रहेगा पहले, तो स्ट्रेस स्ट्रेन प्रोपोर्शनल है ही नहीं कहीं पे। क्वेश्चन पूरा इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड रहेगा। क्या नाम है तुम्हारा? समीर। हो सकता है किसी में ब्रेकिंग पॉइंट नहीं आ जाए, हैं? समी, समी हो सकता है किसी में ब्रेकिंग पॉइंट नहीं भी आ जाए, किसी में आगे आ जाएगा, किसी पे आ सकता है, बिल्कुल सही है, वो आ सकता है, तुम बोल रहे हो। क्वेश्चन तुम्हारा बढ़िया था, वेरी गुड क्वेश्चन, यू आर वेरी गुड क्वेश्चन। बस ग्राफ बनाना, तार तो समझाने के लिए बताई थी मैंने आपको, तार नहीं बनाने के। बच्चे तार बना रहे हैं, 8F 6F भी लिख रहे हैं कई लोग, तो वो 0.2 0.3 मीटर है, तो ऐसे ही मैंने मन से डाटा ले लिया। कोई तार 2 मीटर की 8 फीट थोड़ी खिंच जाएगी खींचने पर, वो तार नहीं बनानी, अपने को खाली ग्राफ बनाना है। और ये ग्राफ है, तार नहीं है ये वाली, कई लोग उसको तार समझते हैं, ये वायर नहीं, ग्राफ है स्ट्रेस और स्ट्रेन का। फ्रैक्चर पॉइंट भी बोल सकते हैं इसको, रप्चर पॉइंट, फ्रैक्चर पॉइंट, बॉन्ड रप्चर हो गए बोलते हैं ना केमिस्ट्री में, टूट गए। ब्रेकिंग पॉइंट, फ्रैक्चर पॉइंट, फ्रैक्चर पॉइंट भी लिख सकते हैं उसको।
यहां पर हो सकता है ये आ जाए, मैंने इस पॉइंट का बताया है कि इस पॉइंट पे छोड़ोगे तो कुछ ना कुछ रह जाएगा, उस पर आगे ज़्यादा हो सकता है ना। मैंने बताया यहीं से स्टार्ट किया, इसके बाद ये आएगा लेकिन बार बार आएगा। मैंने स्टार्ट किया, यहां से स्टार्ट हो गया आना। ठीक है खुशी, तुमने कल नाम बताया था मेरे को अपना, मुझे याद है। एक गलत, तुमको सिखा दिया मैंने। 14th क्वेश्चन तुम करो अपने आप, पूरा डिटेल में सिखाया, तुमसे बनना चाहिए। अब इसका 10th पॉइंट हो सकता है ना बने, बाकी सारा बनना चाहिए। 14th बहुत डिटेल में सिखाया है। 14th क्वेश्चन अपने आप करने की कोशिश करो अब, सीसीक्यू का। क्वेश्चन नंबर 14 करना है, सीसीक्यू 14। टेंसाइल स्ट्रेंथ भी वही होती है, कहाँ कौन सा क्वेश्चन? हाँ, ये ब्रेकिंग स्ट्रेस को टेंसाइल स्ट्रेंथ भी कहते हैं, लिख लो। ब्रेकिंग स्ट्रेस को ही टेंसाइल स्ट्रेंथ भी कहते हैं। जो ब्रेकिंग स्ट्रेस दिखा ना वहाँ एक वर्ड और लिख लो, अल्टीमेट भी कहते हैं, टेंसाइल भी कहते हैं। टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या? अब मैं बाकी बाद में डिस्कस करूंगा, वो तो तुम अपने आप करो। करो फटाफट, बातें नहीं करो, बातें मत करो, करो क्वेश्चन करो। चलिए करिए। हाँ तुम अब जैसे मैंने पढ़ाना बंद करा ना, मैंने पढ़ा दिया पूरा, डिटेल सिखा दिया। अब तुम कर रहे हो तो कॉपी भी देख के कर सकते हो, आपस में डिस्कस करके भी क्वेश्चन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस जब मैं नहीं पढ़ाता तब आप डिस्कस कर सकते हो क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं जब पढ़ा रहा हो तो उस समय बिल्कुल आवाज़ नहीं आनी चाहिए, तो समझ में आएंगे क्वेश्चन, बनेंगे तुमसे अपने आप। सुनो, एक दो चीज़ तुम्हें सिखा देता हूँ। देखो डक्टाइल का मतलब समझना क्या होता है, पहले ब्रिटल समझो। अब मैं बोल रहा हूँ, डिस्कस बाद में कर लेना। अभी अब मैं बोल, ब्रिटल मतलब होता है कि आप फोर्स लगाओ और फोर्स लगाने के बाद टूट जाए, वो फोर्स लगाया टूट गया, कांच ब्रिटल। फोर्स लगाया खिंचा ही नहीं, बिल्कुल दबा ही नहीं और टूट गया, ब्रिटल। डक्टाइल मतलब ऐसी कोई चीज जिसको हम थिन वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेलेबल मतलब जिसको हम पतली शीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। 10th क्लास की केमिस्ट्री, गोल्ड इज हाईली मेलेबल एंड डक्टाइल, गोल्ड एंड सिल्वर पढ़ा था। डक्टाइल मतलब थिन वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं।
मेलिएबल मतलब उसको थिन शीट के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। और सुनो, जैसे मान लो अपन ने किसी को कुछ काम दिया करने के लिए, मैं तुम्हें यहाँ सामान रखा हुआ है, बहुत सारी ईंट रखी है, एक मजदूर को काम दिया ईंट रखने के लिए, बोला ईंट रखी उसने, बोला रखो, ऊपर रखो फिर नीचे रखो, ऐसे दिन भर काम कर रहा है। तो शुरुआत में काम तेज करेगा कि बाद में काम तेज करेगा? और बाद में थका थका लगा दिखाई देगा, रिपीटेड करे थका थका, उसको बोलते हैं फटीग हो जाना। क्या हो जाना? फैटिग। अब पढ़ो सारे क्वेश्चन। फैटिग मतलब थका जैसा होना, ऐसे थक जाना। और अब काम धीरे धीरे करना, पहले की तुलना में डिले हो जाना काम करने का, वही सेम काम ज्यादा टाइम में कर पाए या ना कर पाए, उसको बोलते हैं फटीग होना। डिक्शनरी मीनिंग फटीग का थकान होता है, थकान या काम में डिले करना, उसको फटीग बोलते हैं। क्वेश्चन 1 का आंसर, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन इन द प्रोपोर्शनल लिमिट। इन द प्रोपोर्शनल लिमिट, बताओ फर्स्ट क्या, फॉल्स है कि ट्रू है? वो इलास्टिक लिमिट लिखा है। स्ट्रेस देखो लिखा था, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। हाँ बढ़ रहा है तो वो भी बढ़ रहा है, बट एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। तो विद इन द प्रोपोर्शनल लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, द लिमिट टू विच वायर रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज ऑन रिमूवल ऑफ। ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू। ट्रू। थर्ड, तो क्या सही क्या होगा? वेयर प्लास्टिक लिमिट स्टार्ट्स, हाँ सही है। फोर्थ, तो थर्ड फॉल्स, फोर्थ ट्रू। 5, मैक्सिमम स्ट्रेस विच द मटेरियल, ट्रू। ब्रेकिंग स्ट्रेस इज टेंसाइल स्ट्रेस, ट्रू। मटेरियल विच कैन हैव लार्ज प्लास्टिक रीजन, प्लास्टिक बॉडी वो बॉडी होती है जो, प्लास्टिक मतलब वो कि अगर आपने उसमें फोर्स लगा दे, दब खिंच तो गई, दब भी गई, बट वापस अपना ओरिजिनल साइज और शेप रिगेन नहीं करती। तो बोला मटेरियल विच हैज लार्ज प्लास्टिक रेंज इज कंसिडर्ड ब्रिटल, फॉल्स। लेस होती है, ब्रिटल में टूट जाएगा। 9th, मटेरियल विच हैज प्लास्टिक रिलेटिव, यस ट्रू। 7th का, मटेरियल विच हैज लार्ज प्लास्टिक रेंज इज कंसिडर्ड ब्रिटल, फॉल्स। 8 वाला ट्रू हो गया ना, और 9 वाला, द मटेरियल विच फॉर विच प्लास्टिक रेंज इज रिलेटिवली स्मॉल इज कॉल्ड, 9 ट्रू। 10 भी ट्रू। 11, no permanent, if external deformation removed in the plastic region, परमानेंट सेट तो आएगा, तो हो जाएगा फॉल्स। द फ्रैक्चर पॉइंट इज बिलो द अल्टीमेट स्ट्रेंथ, अबव लिखा है ना, तो बिलो होता है। क्या है 11th वाला? फॉल्स, क्योंकि जब प्लास्टिक में छोड़ोगे तो परमानेंट सेट तो रहेगा ही, उसमें लिखा है नहीं रहेगा, जबकि रहेगा। ठीक है।
12 वाला भी फॉल्स हो गया, फॉल्स है 12 वाला, ट्रू है, फॉल्स। चलो 15 का आंसर बताओ, 15 करो। ये नहीं, चारों बताओ कि मटेरियल कौन सा ब्रिटल है। फर्स्ट का आंसर क्या होगा, जल्दी कौन टूट रहा है, ए वाला, ब्रेकिंग पॉइंट आ गया, ए ब्रिटल हो गया। विच इज मोर डक्टाइल, विच हैज मोर प्लास्टिक रीजन, बी। विच हैज मोर इलास्टिसिटी, जिसका स्लोप ज्यादा, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ का स्लोप होता है इलास्टिसिटी, याद करो। तो जिसका स्लोप ज्यादा वो ज्यादा इलास्टिक, जिसका स्लोप कम वो कम इलास्टिक। तो बताओ ज्यादा इलास्टिक कौन है, ए। फिर से आंसर बोलो इसके, ए नहीं, मैं सारे मैं बोल रहा, फिर से बोलूं कि ऐसा मैं बोल रहा था, तुमने बोलना स्टार्ट, ठीक है बोल दो एक बार। अब्बे, अब्बा, अब्बा, ए भी बी ए, ठीक है। समझ में आया जितना पढ़ा है इसके अंदर, वो दोनों क्वेश्चन यही थे सारे। चलिए आगे 16, 17, 18, 19, 20 करो, ये कल कर चुके हैं। 16 से 20 तक क्वेश्चन करिए। सिक्सटीन से 20 टाइम दे रहा हूँ 3 मिनट करने के लिए। ब्रेकिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला कल डिराइव कराया था मैंने, कि अपनी बेटी के कारण कितना ब्रेकिंग स्ट्रेस आ रहा है वो बताया था कल। चलिए इसके अंदर आगे स्टार्ट करते हैं। बोला ब्रेकिंग स्ट्रेस, तो ब्रेकिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला आया था एल रो जी, 10⁶ इक्वल टू एल रो रो जी, एल इज इक्वल टू 0.25 इंटू 10⁻²। 25, ये आ रहा है क्या आंसर 25 में, ठीक है, हाँ वही 25, एक ही बात है। द लेंथ ऑफ वायर इज डबल्ड एट क्रॉस सेक्शन एरिया इज हाफ, ब्रेकिंग स्ट्रेस बताइए, ऑल्सो डबल, वेरी गुड। किसका आंसर आया ऑल्सो डबल, शाबाश। बताओ कितने लोगों का आंसर फर्स्ट आ रहा है, 1 2 3, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। कल मैंने बड़े बड़े अक्षर में लिखाया था, ब्रेकिंग स्ट्रेस डज नॉट डिपेंड ऑन द डायमेंशन, it is the property of material
इम्प्योरिटी, टेम्परेचर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे डिपेंड करता है। याद करो, लिखाया था मैंने। तो क्या आंसर आएगा? रिमेन अनचेंज। कल लिखाया उसका, आज भूल गए, तो आज रिवाइज करा। याद आ गया? देखो बड़े बड़े अक्षर में लिखा था ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे डिपेंड करता है ब्रेकिंग स्ट्रेस, और किसी पे डिपेंड नहीं करता। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मतलब मटेरियल, टेम्परेचर और इम्प्योरिटी। डबल कैसे आ गया तुम्हारे आंसर? समझ में हो गया? हाँ, ब्रेकिंग फोर्स एरिया पे डिपेंड करता है। अगला 18, ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ वायर। फिर 1 आ गया दोबारा। CCQ 2 कर रहे हैं हम। बेटा कौन सा चेंज? CCQ इलास्टिसिटी कर रहे हैं ना? CCQ 2 ही कर रहे हो ना? फिर से पढ़ो 18। अरे यार, शिट, फ्लैश इट। शिट बोलते हैं, मतलब फ्लैश इट। चलिए आगे, क्या आंसर आएगा? थर्ड। रेडियस ऑफ वायर इज डबल, ब्रेकिंग फोर्स 4 टाइम्स। बेटा ब्रेकिंग फोर्स एरिया के प्रोपोर्शनल और स्क्वायर ऑफ रेडियस के प्रोपोर्शनल, ये कल सिखाया था। ब्रेकिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू एरिया, रेडियस होगा तो R स्क्वायर। लेंथ ऑफ वायर इज डबल्ड, रिमेन सेम। ठीक है, फोर टाइम्स हो जाएगा ना 19 का। 19 का 4 टाइम्स ही है, थर्ड ही है। ट्वेंटी का सेम रहेगा ना? चलो एक क्वेश्चन लिखो कॉपी में। लिखो, अ बॉल इज फॉलिंग इन अ लेक। क्वेश्चन लिखे, अ बॉल इज फॉलिंग इन अ लेक, फॉलिंग इन अ लेक। तुम लोग घर के लिए कुछ होमवर्क दे सकते हैं क्या? करोगे? इस चैप्टर के, इसी चैप्टर के जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अनसॉल्व वाले पीछे बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जो जेई मेंस के लिए भी अच्छे हैं। देखो एनसीईआरटी मतलब ये नहीं होता स्कूल एग्जाम, एनसीईआरटी के डेरिवेशन मतलब होता है स्कूल एग्जाम। एनसीईआरटी का लेवल जेई मेंस के लेवल पे है और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ एक चैप्टर। तो अगर आपके पास समय कभी मिले तो इसके जो एनसीईआरटी के पीछे वाले या सॉल्व एग्जाम्पल है क्वेश्चन करने की कोशिश करना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिए हुए हैं इस चैप्टर के अंदर। इसमें क्या इवन सभी उसमें एनसीईआरटी क्वेश्चन बहुत अच्छे दिए हुए हैं। तो किताब आपके पास हो, एनसीईआरटी खरीदी हो किसी ने शायद, तो उसके पीछे का क्वेश्चन है, मजा आएगा करने में। कुछ तो एडिशनल एक्सरसाइज वाले जेई एडवांस लेवल पे भी है, स्कूल में देते ही नहीं वो सब क्वेश्चन। स्कूल में सिर्फ डेरिवेशन आते हैं, कंसेप्चुअल आते हैं, स्कूल में इतने टफ क्वेश्चन नहीं आते इतने उसमें दिए हुए हैं। उसमें मेंस और एडवांस के भी दिए हुए हैं, नीट के लिए भी दिए हुए हैं। तो करोगे तो थिंकिंग आपकी बढ़ेगी, उससे करना चाहो तो कर सकते हो, डाउट मुझसे पूछ सकते हो, है ना। क्लास में अपन ऐसे डिस्कस नहीं करेंगे, डाउट हो पर्सनल तो पूछ सकते हो आप। अच्छे क्वेश्चन दिए बहुत, खासकर बल्क मॉडल्स के तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिए, नीट के लिए इंपॉर्टेंट है वाले हैं।
क्या नहीं है? अबे क्लास यहीं पूछना, नंबर क्या करोगे मेरा लेकर के, यहीं पूछना, घर पे डिस्टर्ब नहीं थोड़ी करोगे मुझे, तो यहीं बताऊंगा डाउट में ना ना, यहीं यहीं पूछेंगे. अ बॉल इज फॉलिंग इन अ लेक ऑफ डेप्थ 200 मीटर, ऑफ डेप्थ 200 मीटर. अभी ग्रुप बनाएंगे ना, ग्रुप में ऐड अभी नहीं हूँ मैं, हो जाऊंगा तो फिर तो ग्रुप पे डाउट बता दूंगा सारे. अच्छा आबा सर को बोल दूंगा तो वो उसमें ऐड कर देंगे ग्रुप के अंदर में, शायद मैं हूँ, मैं ग्रुप वाले फिजिक्स में डाउट में, ओल्ड वाले में हूँ. अच्छा न्यू वाले में बोल दूंगा उनको तो ऐड कर देंगे, फिर आप उसमें डाउट मुझे भेजना ग्रुप, तो मैं फिर वापस को उसमें भेज दूंगा ग्रुप पे, आप मुझे भेज देना. अ बॉल इज फॉलिंग इन अ लेक ऑफ डेप्थ 200 मीटर shows 0.1% decrease in its volume, 0.1% decrease in its volume at the bottom. और चाहे नीट हो चाहे जेई हो, फॉलो वो एनसीईआरटी को ही करते हैं. एनसीईआरटी में किस टाइप के क्वेश्चन दिए हैं, किस लेवल पे क्वेश्चन दिए हैं, उसको फॉलो करते हैं. क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ अलग पढ़ा रहा हूँ, किसी और कोचिंग में कोई टीचर अलग पढ़ाएगा, किसी और कोचिंग में अलग पढ़ाएगा. अब पेपर बनाना है तो किस कोचिंग के हिसाब से बनाए मालूम नहीं. हाँ एक किताब एनसीईआरटी है जो एमपी बोर्ड वालों के लिए भी वही है, उसके तो उसके जो न्यूमेरिकल्स हैं उनकी बात करो, डेरिवेशन तो स्कूल एग्जाम में आते हैं, उससे कोई मतलब नहीं हमको. उसके खासकर एडिशनल एक्सरसाइज के क्वेश्चन और पीछे के जो अनसॉल्व क्वेश्चन है बहुत अच्छे क्वेश्चन है. इसके तो अच्छे हैं ही, जो बल्क मॉडल्स वाले हैं वो नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, वो चाहो तो आप कर सकते हो. और ग्राफ वाले भी हैं इसके अंदर अनसॉल्व में, पीछे कुछ ग्राफ वाले हैं, कुछ बल्क मॉडल्स के. यंग मॉडल्स के बन जाए तो करना, बन ही जाएंगे. अब shows 0.1% decrease in its volume at the bottom. What is the bulk modulus? What is the bulk modulus of material? अपन यंग मॉडल्स पे क्वेश्चन कर लिए, मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी पे कर लिए. सीसीक्यू में एक दो क्वेश्चन छूट गए थे बल्क मॉडल्स वाले, इसलिए मैं यहाँ लिखा रहा हूँ. What is the bulk modulus of material of ball? शेयरिंग मॉडल से कर लिया ना अपन ने, एक था डिस्प्लेसमेंट वाला क्वेश्चन था, यंग मॉडल से कर लिए, बल्क के छूट गए थे. करिए. देखो मैं सिखाता हूँ इसको थोड़ा सा. बल्क मॉडल्स होता है, याद करो, चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम. याद आ रहा है ये? सिखाया था कि नहीं सिखाया था बल्क मॉडल्स तुम लोगों को मैंने? और बताया था कि चेंज इन प्रेशर के बराबर ऐसे लिखवाया था क्या? नहीं बताया था? बता देता हूँ फिर मैं, अब बता देता हूँ. बताया था ना? नहीं बताया था? नहीं नहीं, ये बताया था क्या? चलो आप सिखाता हूँ. अब अपन बल्क मॉडल सीखते हैं, ठीक है, डिटेल में सीखते हैं इसको. बल्क मॉडल्स एनटी वालों का भी बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, नीट का फेवरेट क्वेश्चन होता है. पिछले 10 साल में 2-3 बार आ चुका है वो क्वेश्चन बल्क मॉडल्स के ऊपर. बल्क मॉडल्स में सिखाया तुमको मैंने कि एक कंटेनर था, इस कंटेनर में हमने एक बॉल डाल दी थी, तो सब तरफ से एक फोर्स लग रहा था यहां पर. हाँ हाँ, मतलब अब बल्क में सिखा रहा हूं ना, वॉल्यूमेट्री में वॉल्यूम से ही बल्क आएगा, तो ये वॉल्यूम से ही स्टार्ट कर रहा हूं, पहले वॉल्यूम, तो यहां से तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस जैसे भी आएगा, इसको दबा दिया हमने, तो अब हर तरफ से फोर्स लग रहा है. और याद को सिखाया था नॉर्मल फोर्स लगता है उसको हम प्रेशर भी बोलते हैं. तो इसलिए मैंने कहा था पहले प्रेशर कुछ और था, अब प्रेशर कुछ और हो गया होगा. तो यहां पर जो फोर्स अपॉन एरिया था स्ट्रेस, वो आएगा चेंज इन प्रेशर के बराबर. ऐसा सिखाया था कि मैंने कभी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस में सिखाया था क्या? ऐसा है ना. तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस की जो वैल्यू आई थी हमारे पास, वो आई थी चेंज इन प्रेशर के बराबर.
वही तो सही तो बोल रहा है वो लड़का, बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम। वॉल्यूमेट्रिक, देखो ऐसा नहीं कि अब तुम बोलो सर आपने बल्क मॉडल्स में नहीं सिखाया मैंने, लेकिन बल्क मॉडल्स का फॉर्मूला बोलो क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। कौन सा स्ट्रेस? और मैं सिखा चुका हूं कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस चेंज इन प्रेशर के बराबर होता है, सिखाया था मैंने, तो उसको यहाँ अप्लाई करेंगे ना। ऐसा नहीं कि सर आपने वहां लिखा था तो हम तो यूज करेंगे ही नहीं उसको, मैंने कहीं ना कहीं सिखाया था। ए फॉर एप्पल, आज उसको यूज कर सकते हैं अपन, बचपन से सीख के आ रहे हैं आप, थोड़ी कि अपन ने वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस वहां सीख लिया था, फॉर्मूले में यूज नहीं करेंगे। तो जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस होता है वो चेंज इन प्रेशर होता है, तो बल्क मॉडुलस हो जाएगा चेंज इन प्रेशर अपॉन, और देखो अगर हम फोर्स बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कम होता है, तो साइन नेगेटिव भी आता है। ये आप और लिख लो, ये लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था मैंने, ये लिख लो वहां पर। बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला ये होता है कि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, नेगेटिव साइन यहां पर यही शो कर रहा है। इफ प्रेशर इंक्रीजेस देन वॉल्यूम डिक्रीजेस, लिख लेना। इफ प्रेशर इंक्रीजेस देन वॉल्यूम डिक्रीजेस, इफ प्रेशर इंक्रीजेस देन वॉल्यूम डिक्रीजेस, ये नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस है यहां पर। समझ में आई बात सब लोगों को? ये क्लियर? चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं अपन, है ना, इस क्वेश्चन पे वर्क करते हैं पूरा, अपन क्वेश्चन समझते हैं अच्छे से। देखो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था, ये एक लिक्विड कॉलम है, सब पढ़ने लिखने वाले बच्चे 9th हमने पढ़ा होगा। ये लिक्विड कॉलम यहां पर जो प्रेशर लगाएगा, अगर ये हाइट h हो और पानी की डेंसिटी रो हो, तो प्रेशर की वैल्यू याद है किसी को? कुछ याद है? रो जी एच। देखो ऐसे प्रेशर से निकालते हैं फोर्स अपॉन एरिया, देखना ध्यान से, फोर्स अपॉन एरिया, यस और नो बोलो। फोर्स मतलब इसका मास अगर m होता तो फोर्स नीचे लगता है mg अपॉन एरिया, यस और नो। ये 9th क्लास का पढ़ा रहा हूं मैं आपको। और मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू g अपॉन एरिया। और मान लो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका a है, तो वॉल्यूम होता है एरिया इनटू हाइट इनटू रो जी अपॉन एरिया। तो आंसर कितना हो जाएगा? तो फ्लूइड जो कहीं पर प्रेशर लगा रहा होता है किसी जगह पर, उसकी अगर हमको हाइट मालूम हो, डेंसिटी मालूम हो, तो इससे हम निकाल सकते हैं प्रेशर इक्वल टू एच रो जी। ये 9th क्लास का एक कंसेप्ट है, एक चैप्टर ही था 9th में फ्लूइड पूरा, याद आ गया? तो प्रेशर समझ में आया क्या होता है एच रो जी? किसके कारण लगा प्रेशर? ये उस फ्लूइड के कारण, उस पानी के कारण जिसकी हाइट एच है। ये समझ में आता है इतना? लिखो इसको, फिर धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं अपन आगे। चिन्हांत को सब सिखा दूंगा, 9th का भी भूल के सिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बट आना चाहिए। अब सिलेक्शन से मतलब है अपने को, उससे कोई मतलब नहीं कि आपको 9th का आता, 10th का नहीं आता, या 11th का, जो भी, बट लिख लो इसको अपनी कॉपी में। पूरे फ्लूइड में इसको यूज करूंगा आगे मैं, इस फॉर्मूले को बार बार यूज करूंगा फ्लूइड के अंदर। जो अगला चैप्टर स्टार्ट होगा फ्लूइड, उसमें बार बार एच रो जी यूज होगा, ठीक है? अब नहीं बोलना पड़े बेटा। चलिए अब क्वेश्चन समझेंगे अपन, करें स्टार्ट क्वेश्चन? हाँ, तो इस क्वेश्चन खत्म करें ना अपन। है मुझे मालूम है यार, एग्जैक्ट टाइम हो गया, देखो एग्जैक्ट कांटा आया 4:45 पे। अब क्वेश्चन बजे कल करें इसको? वो एक बच्चा बोला था ना कि सर टाइम करवा दो। देखो अभी किसका ही, इसके बाद कौन सी क्लास है? केमिस्ट्री ना, करा दूं? देखो ये मान लो हमको दिया गया है बॉल इज फॉलिंग इन अ लेक, ये लेक है मान लो एक, और इसकी डेप्थ है 200 मीटर।
बोला है डिक्रीज इन वॉल्यूम इज 0.1%, मतलब जो आपको चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम दिया गया है वो 0.1/100 है नेगेटिव में। 0.1% का मतलब ये होता है कि वॉल्यूम में डिक्रीज हुआ है 0.1, अगर ओरिजिनल 100 था तो। ये बात समझ में आ रही सब लोगों को? यस और नो? अब बॉल पहले ऊपर थी इस जगह पर, यहां पर, तो यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा था, इसको पी नॉट मान लो, लग रहा था पी नॉट। बॉल को मैं यहां पर ले जाऊंगा इस जगह पर, तो अब इस पर जो प्रेशर लगेगा, एक तो लगेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस पानी का प्रेशर रो जी एच। यस और नो? ऊपर सिर्फ एटमॉस्फेयर का प्रेशर और नीचे कौन सा? चेंज इन प्रेशर कितना होगा? इसमें से इसको माइनस कर दो तो रो जी एच आ जाएगा। तो इसके बदले चेंज इन प्रेशर मतलब कितना आएगा? रो जी एच। तो रो पानी का हमें मालूम है 1000 होता है, याद है? डेंसिटी ऑफ पानी सबको याद है? रो जी की वैल्यू कितनी? 10। हाइट कितनी? 200 अपॉन 0.1/100, तो ये 100 और ऊपर चला जाएगा। ये आ गया बल्क मॉडुलस ऑफ मटेरियल। आया समझ सब लोगों को क्वेश्चन ये? तो क्या होता है? प्रेशर अपॉन डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वी की चेंज इन प्रेशर, ये ध्यान, चेंज इन प्रेशर अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी होता है। प्रेशर मत बोलना उसको। हाँ, अगर पहले प्रेशर 0 ही हो तो फिर चेंज इन प्रेशर पी ही कंसिडर करते हैं, वरना हमेशा चेंज इन प्रेशर ही लेते हैं। पहले पी नॉट था, अब पी नॉट प्लस एच रो जी हो गया, माइनस किया, डेल्टा पी की वैल्यू निकाली, वो रही वैल्यू पुट करी। पानी की डेंसिटी एसआई में 1000 होती है और सीजीएस में 1 होती है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब सीजीएस में, एसआई में 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, कल इसके आगे स्टार्ट करेंगे। कल चैप्टर खत्म हो जाएगा ये वाला पूरा, एनर्जी और उसके एप्लीकेशंस।